तो हेलो, कैसे हो तुम लोग। मेरा नाम है सागर, तुम लोग देख रहे हो डेस्टिनी कॉमिक्स। एंड आई एम रियली सॉरी मैं इतना लेट हो गया। मैं परसों से लास्ट ऑडियन के सेकंड इशू पे काम कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर कब ड्रॉप हो गया। खैर बकवास के अपने ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुका हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत आइजिया ब्रैडली से होती है, जो कि उसे देख के ही समझ आ जाता है कि उसे जेल में रखा गया है थॉडेस रॉस के ऊपर अटेम्प्टेड असैसिनेशन के जुर्म में। एंड आई थिंक बाय दैट पॉइंट ऑफ द मूवी रॉस ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका होगा, क्योंकि पूरा जो सीक्वेंस टेक प्लेस करता है ये व्हाइट हाउस में होता है। हमें दिखता है कि सैम आइजिया से मिलने आया है, और आई थिंक सैम भी एक हद तक ये बात समझता है कि आइजिया ऐसा कोई भी काम एटलीस्ट अपने सही दिमाग में नहीं करेगा। एंड ये सेम चीज़ मैंने इसकी टीजर ब्रेकडाउन में भी कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आइजिया को माइंड कंट्रोल किया गया है, और ये चीज़ ये ट्रेलर कंफर्म करती है कि हाँ सही में आइजिया का माइंड कंट्रोल किया गया था। और उस दौरान उसने क्या क्या किया उसे वो कुछ भी याद नहीं। उसे बस जो कमांड दिया गया था या फिर उसे रियल टाइम में जो कमांड मिल रहा था वो सब करता गया। अब उसे होश आने के बाद क्या हुआ, उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला कि आइजिया को होश आने के बाद उसे सब कुछ याद रहा और उसने फिर भी भागने का डिसाइड किया, आई मीन लाइक फॉर ऑब्वियस रीजंस। या फिर उसे व्हाइट हाउस से निकलने के बाद होश आया, क्योंकि वो माइंड कंट्रोल करने वाले पर्सन जो कि आई थिंक द लीडर हो सकता है उसके रेडियस से बाहर आ गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो रुक गया, और उसी के चलते वो पकड़ा गया। ट्रेलर में आगे हमें रॉस सील के हेडक्वार्टर्स में दिखता है एक लड़की जो कि आई थिंक उसकी हेड ऑफ सिक्योरिटी है, उससे किसी टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करते हुए। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे मिक्स मत करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये किसी दूसरे अटैक के बारे में बात हो रही है, जो कि टियामट नाम के सेलेस्टियल के बॉडी से मिलने वाले एडामेंटियम से रिलेटेड हो सकता है, जो कि हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलता है फिर से, जैसे मैंने टीजर ब्रेकडाउन में कहा था। और बात रही इन मैडम की, तो इस कैरेक्टर का नाम है साबरा और असली नाम रुतबात सेराफ। पर ये दोनों नाम आई डोंट थिंक तुमको पूरी मूवी में कहीं भी सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन अकेली मैडम के चक्कर में मार्वल को फिलहाल दो अलग अलग तरफ से बम्बू खाने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये दीदी एक मोसाद एजेंट है और एक इजरायली सुपर हीरो है। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि फिर तो एक तरफ से बम्बू मिलना चाहिए, तो दो तरफ से क्यों मिल रहा है? तो उसका रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना अवॉइड करना चाहूंगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड और डिटेल वे में अलग वीडियो में बात करूंगा मैं बाद में कभी और। तो हमारे मेन टॉपिक पे वापस आते हुए हमें आगे रॉस ये कहता हुआ दिखता है कि वो पहले एक वार टाइम जनरल हुआ करता था और अब वो एक वार टाइम प्रेसिडेंट है, जो कि एक नॉड हो सकता है इस बात पे कि यूएस और किसी दूसरे देश के बीच एडामेंटियम के ओनरशिप को लेकर वार चल रहा है, और वो दूसरा देश और कोई नहीं बल्कि जापान है। हमें आगे एक सीन में रॉस किसी के साथ एक ग्रेवस्टोन के सामने खड़ा दिखता है, और उस ग्रेवस्टोन पे लिखा होता है मोर, लेकिन उसका पहला नाम क्या है वो मुझे ट्रेलर की इतनी अच्छी क्वालिटी की वजह से बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन अगर मुझे गेस करना हो तो आई थिंक ये नेट मोर, जो एमसीयू की कुछ बेहतरीन से बेहतरीन मूवी के प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह है। और एक दो एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इसके बाद हमें फिर से वही टीजर वाला सीन देखने को मिलता है, जहां बेसिकली रॉस सैम को नीचे दिखा रहा होता है कि वो नया कैप्टन अमेरिका हो सकता है, पर वो स्टीव रॉजर्स नहीं है। अगले सीन में हमें सैम उसके वाइब्रेनियम सूट के साथ दिखता है, और मुझे नहीं पता कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के कितने सालों बाद टेक प्लेस कर रहा है, बट बाय दैट पॉइंट इतना देख के समझ आ रहा है कि सैम के वाइब्रेनियम सूट में काफी सारे चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। जैसे कि उसके सूट के बूस्टर्स को इतना इंप्रूव किया गया है कि वो अब साउंड बैरियर को तोड़ सके। फिर उसके सूट पे एक नया हेलमेट ऐड किया गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत है, क्योंकि उसके सर पे कैप्टन के सूट की तरह ए लिखा है, और उसका कलर स्कीम भी काफी अच्छा है। बट मुझे एक चीज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि फिर से वही नैनोटेक वाला चोचला यूज किया गया है। खैर उसके सूट में एक और बढ़िया इंप्रूवमेंट ऐड किया गया है कि सैम अब खड़े खड़े शॉक वेव्स रिलीज कर सकता है, जो कि काफी स्मार्ट मूव है कंसिडरिंग कि सैम का सूट वाइब्रेनियम का बना है, और वो क्योंकि अब बार बार साउंड बैरियर को तोड़ सकता है, तो उसका सूट वो सारे वाइब्रेशन जो उसके आसपास जनरेट होती है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, और सैम उन्हें बाद में अटैक्स के तौर पे यूज करता है, एग्जैक्टली लाइक द ब्लैक पैंथर सूट। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें दिखता है कि सैम और टॉरस, जो कि हमें उसके नए ग्रीन फैल्कन सूट के साथ दिखता है, ये दोनों टियामट के पास एंकर्ड किसी वारशिप पे है, और उनके ऊपर से कई सारे फाइटर जेट्स उड़ते हुए जा रहे हैं, जिनसे आगे सैम और टॉरस लड़ते हैं, जो हमें टीजर में देखने को मिला था और ट्रेलर में भी आगे देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हमें दिखता है कि सैम और टॉरस उसी सीक्रेट फैसिलिटी में, जो कि हो सकता है कि द लीडर का बेस हो, वहां एक एक्सपेरिमेंटेशन रूम में वो दोनों घूम रहे हैं, जहां मुझे लगता है कि टॉरस और सैम को पहली बार रॉस और लीडर के किसी डील या फिर उनके किसी कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। और ट्रेलर में आगे हमें ये इस सीन की मदद से एक हिंट भी मिलता है कि या तो द लीडर रॉस को बिट्रे करेगा, या फिर रॉस लीडर को बिट्रे करेगा, और फिर रॉस को पता चलेगा कि एक्चुअली लीडर नहीं उसका काटा है। फिर आता है ये फ्यूनरल वाला सीन, जो मुझे लगता है कि मूवी में एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ जिसकी भी डेथ हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है।
कम से कम मुझे तो यही लग रहा है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां हम इस ट्रेलर में पहली बार लीडर देखने और सुनने को मिलता है, जो कि सुन के ऐसा लगता है कि वो कैप्टन यानी कि सैम से कुछ कह रहा है। लेकिन अगर तुम ट्रेलर को ध्यान से सुनोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि ये 3 अलग अलग डायलॉग्स को काट पीट के ज्वाइन किया गया है ताकि हमारा सी काटा जा सके। इसके अगले ही सीन में हमें सैम टियामट के पास उन्हीं फाइटर जेट से लड़ता हुआ या उनके मिसाइल्स को तोड़ता हुआ दिखता है। और एक लंबे समय के बाद, मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं, बट ये एक्शन सीक्वेंस देख के मुझे बहुत खुशी हुई फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ये फाइट सीन जितना रॉ लगा उतना ही रियलिस्टिक लगा। अब ये एक तरीके से मेरा बायसनेस कह सकते हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मेरी फेवरेट एमसीयू ट्रिलॉजी है, तो मुझे नेचुरली थोड़ा लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका 4 भी अच्छी ही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस सीन में हमें दिखता है कि सैम, साबरा और कुछ सिविलियंस उसी जगह खड़े हैं जहां रॉस पहली बार रेड हल्क बनेगा। अब ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें नजर आता है कि सैम और उसके सूट की हालत एकदम ही खराब है। सैम बैरली खड़ा है पर उसका सूट जल के उसकी हालत पूरी ही तरह से खराब हो चुकी है, जो कि काफी बढ़िया डिटेल है, क्योंकि अगर तुम्हें ना पता हो तो हमारा लाल टमाटर हल्क अपने बॉडी से हीट जनरेट कर सकता है। अब रेड हल्क के बारे में एक डिटेल वे में अलग वीडियो में बात करेंगे और इसका समराइज वर्जन तुमको वीडियो में आगे सुनने को मिलेगा। अब यहाँ नोटिस करने लायक एक चीज ये है कि जहाँ सैम लड़के मार के जल के हॉस्पिटल से बस 2 कदम दूर है, वह साबरा की बॉडी पे एक चोट तक नहीं है। और इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि उसके पास कॉमिक जैसे क्योंकि कोई सुपर पावर्स नहीं है तो वो सैम की मदद कर रही है सिविलियंस को इस साइड से दूर रख के, या फिर दूसरा उसके पास इतनी सुपर पावर्स है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। अब इनमें से ज्यादा लॉजिकल कौन सा है वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जो मेरे इन दोनों में से पहली थ्योरी को थोड़ा और सही प्रूव करता है। तो हमें बेसिकली दिखता है कि सैम, टोरस और साबरा लीडर या फिर जिसकी भी सीक्रेट फैसिलिटी है उससे बाहर आते ही सील के लोग इन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। तो उससे ये बात तो कंफर्म हो ही जा रही है कि इन तीनों ने अंदर जो भी देखा या फिर सुना वो इन तीनों को देखना या सुनना नहीं चाहिए था। और शायद साबरा ने अंदर जो भी देखा उससे उसका माइंड चेंज हुआ है और वो अब सैम का साथ दे रही है रॉस की जगह। अब यहाँ एक और देखने वाली चीज है कि यहाँ सैम से उसका शील्ड ले लिया जाता है। तो यहाँ एक चीज और कंफर्म हो गई कि सैम को उसका नया सूट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। शायद अरेस्ट होने के बाद उसने जेल ब्रेक किया हो और उसे ये नया सूट किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हो, या फिर उसने यह सूट कैप्टन अमेरिका म्यूजियम से चुराया हो जैसे स्टीव ने विंटर सोल्जर में चुराया था। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ में रॉस ये कहता हुआ दिखता है कि वो ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रखना चाहता जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये चीज वो सैम के लिए कह रहा है, साबरा के लिए कह रहा है या द लीडर के लिए कह रहा है, वो तो समझना मुश्किल है, क्योंकि इस मूवी में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो या तो उसे बिट्रे करेंगे या फिर उसका साथ छोड़ देंगे। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहां में टिपिकल यूएस की तरह एक स्कूल में शूट आउट होता हुआ दिखता है, जहां साबरा भी मौजूद होती है और वो शूटर को रोकने की कोशिश करती है। फॉलोड बाय द नेक्स्ट सीन, जहां में वही टीजर वाला हॉलवे फाइट सीन देखने को मिलता है। फिर आते हैं अगले सीन पे, जहां फाइनली इटर्नल्स के इतने सालों बाद टियामट के हाथ को प्रॉपर्ली दिखाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहां में गियानकार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर दिखता है, जो कैसे देख के लग रहा है कि वो किसी जंकयार्ड जैसी जगह पे है। और इस सीन में आई थिंक वो सैम को किसी तरह से कॉर्नर कर चुका है। पर इस सीन से ज्यादा मुझे इस सीन में बोला गया डायलॉग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ ये बंदा कहता है कि कैप्टन अमेरिका कॉट विदाउट हिज विंग्स। तो अगर मैं सही हूँ, जो कि आई थिंक मैं हूँ, तो ये सीन सैम के जेल ब्रेक के बाद टेक प्लेस कर रहा है, जहाँ उससे उसका सूट छीन लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ में सैम उसके नए सूट में कुछ शिप्स के पास से उड़ता हुआ दिखता है, जो कि आई थिंक ये किसी फाइट सीक्वेंस का पार्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ में टोरस और साबरा उसी सीक्रेट फैसिलिटी में दिखते हैं, जहाँ हमें ये लोग दिखाते हैं कि कैसे साबरा अचानक कहीं से टोरस और सैम की मदद करने के लिए टपक पड़ती है। और इसके बाद फाइनली वो सीन आता है जिसका मुझे इस पूरे ट्रेलर इंतजार था। हमें फाइनली रॉस का रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और भाई साहब, आखिरकार एक गुस्से हल्क देख के मेरे दिल को जितना सुकून मिला है ना, मैं समझा नहीं सकता। तो बिना इमोशंस में ज्यादा बह के इस सीन का डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं। चलो, तो सबसे पहला डिटेल यही कि अगर तुम इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो तुमको रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन काफी हद तक 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क से सिमिलर लगेगा, क्योंकि यहाँ इस सीन में तुम देख सकते हो कि सबसे पहले हमें रॉस के आंखों का कलर चेंज होता हुआ दिखता है, फिर हमें उसके हल्कीफाइड हाथों का एक शॉट दिखता है, और फिर धुएं के बीच से हमें रेड हल्क बाहर आता हुआ दिखता है। अब इस नेक्स्ट शॉट में अगर तुम रॉस के हाथों के आसपास ध्यान से देखोगे, वैसे ध्यान से नहीं देखोगे तो भी चलेगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, खैर, तो तुमको ये कारपेट कुछ कुछ जगहों पे जला हुआ दिखेगा और जलते हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े उड़ते हुए दिखेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया अटेंशन रो डिटेल है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली रॉस का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो नेचुरली बहुत ज्यादा डरा हुआ, कंफ्यूज्ड या गुस्से में होगा। उसके अंदर इमोशंस का ओवरबर्स्ट हो रहा होगा, जिससे उसकी बॉडी हीट अप हो रही होगी।
क्योंकि अगर तुम्हें यह बात ना पता हो तो रेड हल्क जितना गुस्सा होता जाता है उसकी बॉडी उतनी ही हीट अप होती जाती है, और अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और प्रैक्टिकली उसकी इस हीट का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो जितना गुस्सा होता जाएगा उसका बॉडी उतना ही हीट अप होता जाएगा, और उस हीट से वो लिटरली लोहे तक को पिघला सकता है। और नेचुरली कोई भी इंसान या कोई भी चीज अगर उसके आसपास आती है तो वो आग पकड़ लेती है। तो तुम अभी सोच रहे होगे कि रेड हल्क अगर इतना डेंजरस है तो सैम उसे हराएगा कैसे? तो पहली बात, एक सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका भी रेड हल्क को नहीं हरा सकता, तो सैम क्या ही कर लेगा। और दूसरी बात, सैम सिर्फ 2 तरीके से ही रेड हल्क को हरा सकता है, पहला पावर ऑफ फ्रेंडशिप और दूसरा प्लॉट आर्मर। तो सिंपली कहो तो सैम रेड हल्क को नहीं हरा सकता, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस मूवी का सिर्फ 3 तरीके का कंक्लूजन ही निकल सकता है। पहला कि रॉस रेड हल्क को कंट्रोल करना सीख ले, फिर सैम और रॉस जाके लीडर की बजाय। दूसरा, हल्क खुद आके सैम की मदद करे। और तीसरा, रॉस को बीच फाइट में होश आ जाए और उसे रियलाइज हो कि फाइनली वही हल्क बन गया जिससे वो इतने सालों तक नफरत करता था, और वो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की तरह वहाँ से भाग के आइसोलेशन में चला जाए, और ये खबर ब्रूस तक पहुँचते ही वो जाके रॉस की मदद करे। अब तुम खुद सोच के देखो कि इन तीनों में से कौन सा आउटकम सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। और इसी के साथ ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर ब्रेकडाउन खत्म होता है। और अगर इस पूरे वीडियो में मेरा एंथुजियाज्म देख के तुम्हें समझ ना आया हो तो मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया है। स्पेसिफिकली कहूँ तो ट्रेलर की एडिटिंग, जिसकी वजह से इससे एक एक्शन थ्रिलर मूवी जैसी फील आ रही है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉनरा है, थ्रिलर। खैर, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी है कर दो। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।